ठीक है, फिर अब हमने जो है नया कंपोनेंट स्टार्ट किया। आज हमने इकोनॉमी, ये जिसको हम इंडियन इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी पहले तो वैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे, या सिंपल सी मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि सर इसको पढ़ना कहाँ से है, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर। ऐसे वी हैव एम्पल ऑफ सोर्सेज, XYZ जगह से मैं तुम्हें बोल दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये X बुक ले लो, ये Y बुक ले लो, कुछ नहीं लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिकली जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, एक हमारी 11th की NCERT आती है और एक हमारी 12th की NCERT आती है। जब मैं बात 11th की NCERT की बात करता हूँ, ये माइक्रो इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, और 12th की जब मैं बात करता हूँ, ये मैक्रो इकोनॉमी की बात करता है। ठीक है, जो हम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़नी होती है वो हमने ये पढ़नी होती है मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आता है सर माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। जब हम एक छोटे लेवल पे पढ़ते हैं ना, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लेवल से, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी की जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा या किसी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। इंडस्ट्री मतलब एक छोटे लेवल पे हमने पढ़ लिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कितनी ग्रोथ है, कितने लेबर्स जो हैं उसमें काम करते हैं, उन लेबर्स की सैलरीज़ कितनी हैं, कौन सा लेबर जो है वो किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, वो किस किस फील्ड में काम कर रहा है। एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, डैट मीन्स मैं माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमी की तो एज अ होल कंट्री की मैं बात करूँगा। हमारे इंडिया एज अ कंट्री में रिलायंस एक छोटी सी कंपनी है अगर मैं पूरे इंडिया की बात करता हूँ, टाटा एक छोटी सी कंपनी है अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ। अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूँ, डैट मीन्स मैं माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। जब मैं लार्ज स्केल पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है, इंडिया जो है सालाना कितनी इनकम जो है जनरेट करता है। ठीक है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी है। ठीक है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी है। इंडिया में इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन पता है क्या होता है, प्राइस राइज। ठीक है, अभी हम बेसिक भाषा में चलेंगे, लेमैन में चलेंगे, प्राइस राइज। सर किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जानी, बाद में जब हम टॉपिक पे आएंगे तो मैं बोलूँगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज नोन एज इन्फ्लेशन। ठीक है, वो कैसे है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूँ पॉवर्टी कितनी है। ठीक है, पॉवर्टी भी जो है वो मल्टीपल तरह की होती है, वो हम चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ और अगर मैं NCERT से ही टॉपिक्स लेता हूँ, जैसे पहला टॉपिक जो है हमारा NCERT का मैक्रो इकोनॉमी, तो सोर्स विल बी मैक्रो इकोनॉमी। और करंट अफेयर्स के लिए जो है वो हम अपने आप को खुद अपडेट करेंगे, मैं तुमको क्लास में बताता रहूँगा। साथ में कोशिश करनी है, जैसे सपोज करो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जैसे लेट इट बी, जैसे एक ये अपना ये जैसे न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, ठीक है, लाइव मिंट, बिजनेस, वो क्या कहते हैं बिजनेस इकोनॉमी, और ये इस तरह के पेपर जो आते हैं। ठीक है, बिजनेस टाइम्स करके, ठीक है, पढ़ो। बट मैं ज़्यादा बोलूँगा कि बेटर है कि अगर हम क्लास नोट्स जो हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे और 12th क्लास की NCERT पढ़ेंगे। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना UPSC की या स्टेट PCS की मैं बात करता हूँ, इतने मिनिमम क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में तुमको, 10 से 15 मिनिमम। 15 का मतलब हो गया 30 मार्क्स। ठीक है, तो एक अच्छा कंपोनेंट जो है ये कवर करती है। इसी के अंदर जो है हमने एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, इसी के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी पढ़ना है। ठीक है, इसी के अंदर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसी में हमने इन्वेस्टमेंट भी पढ़ना है, इसी में हमने कंपोनेंट्स ऑफ बजट भी पढ़ने हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने इसमें जो है पढ़नी होती है। अब मैं तुम्हें बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल दत्त एंड सुंदरम करके जो है किताब आती है, इतनी मोटी किताब है। ठीक है, मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। ठीक है, बेसिकली क्या होता है जब भी ये पेपर में आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है, बेसिक्स क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर। समझ आई, जैसे सपोज करो कुछ पूछेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, पहले बोल देंगे इन्फ्लेशन क्या है, एक एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, उसके साथ ही अगर सपोज करो अगर न्यूज़ में है क्या कहते हैं ग्रीडफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, या तुम्हारी क्या कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ये चीज़ें क्या हैं, तो ये तुम्हारा करंट अफेयर के साथ जो है वो लिंक हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे जो है तुम करो, बट मेन यही है कि यू नीड टू रिवाइज इट रोज़ के रोज़ जो है वो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने क्या बोला, जब मैं छोटे लेवल पे बात करता हूँ, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करता हूँ, डेट मीन्स मैं माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। जब मैं लार्ज स्केल पे बात करता हूँ तो मैं मैक्रो इकोनॉमी की जो है बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अब मैं सबसे पहले अगर सपोज करो मैं टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस या टॉपिक बोलता हूँ तुमको, लेट इट भी मैं बोलता हूँ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है, इंडिया की जो इनकम है वो किस तरह से जनरेट की जाती है। एक है हमारा जीडीपी मेथड होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक जीएनपी मेथड होता है, एक एनडीपी होता है और एक एनएनपी होता है। ठीक है सर, ये क्या चीज़ें होती हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम जो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अगर मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स के साथ मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ उतारना तो नहीं है तुमको, अगर देखना है तो एक बार ही देख लो। और हो सके तो अभी जैसे देखना, इस टाइम जो है गवर्नमेंट ने अभी हमारा, तुम्हें पता है फेब किम में जो होता है तुम्हारा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में जो है तुम्हारा बजट आता है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में जो है वो तुम्हारा बजट आता है। ठीक है, जैसे इस बारी जो है तुम्हारा इंटरिम बजट आया हुआ है। ठीक है, बेसिकली बजट भी जब तुम होते हैं, तुमने पॉलिटी में पढ़ा होगा, आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो बजट एज अ वर्ड है वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, इट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बात करता है। अब अगर बात होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बाय, अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि हमारे जो बजट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बजट की जब बात करता है तो कौन प्रेजेंट करता है बजट पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर। हम सारे इसी को याद करके चलते, तो ये ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे। अच्छा सुनना, ऐसे हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बट जो किताब में जो लाइन लिखी है इसमें बोला है इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय, तो किताब जो बोलती है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है, दैट इज तुम्हारा प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट की तरफ से जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज फाइनेंस मिनिस्टर, जो तुमने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी ने जो किया। जैसे अगर अब मैं बात करूं, इस बारी तो इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, ठीक है, नहीं तो बजट से एक दिन पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या आता है, आया है मतलब उतना डिटेल्ड में नहीं आया है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है, वो जो होता है इकोनॉमिक सर्वे को जो होता है वो प्रेजेंट करता है। ठीक, अब इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाता है कि इंडिया ने लास्ट ईयर में जो पूरे साल में क्या क्या अचीव किया है, और इसके जो आगे के जो इसके क्या फ्यूचर जो एस्पेक्ट्स है उसको कैसे जो है इन्होंने अचीव करना है, इसके बारे में जो है तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे जो है बताता है। तो अभी अगर सपोज करो तुमने प्रीलिम्स देना है इस साल, लेट इट बी, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो तुम्हें जो है इस बारी का जो इंटरिम बजट है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस बारी आया हुआ विकसित भारत बाय 2047, किस तरह से हम भारत को जो है विकसित मीन्स हम भारत को, इंडिया को किस तरह से डेवलप जो है कर सकते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, उसके बाद उसके साथ दो चीज़ें और बताई हुई है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, उसमें बेसिकली जो है उसने जो इकोनॉमिक्स, ये अपना बजट है, उसने मैंने तुम्हें पहले भी बताया था 3Ds की बात की हुई है। ठीक है, 3Ds में अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सुनते चलो। 3Ds की जब मैं बात की हुई है उसमें इन्होंने बात की हुई है सबसे पहले डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। ठीक है, जब मैं बात करता हूं डेमोग्राफी की, डेमोग्राफिक मीन्स हमारी पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो है आने टाइम पे, ये हमारी डेमोग्राफी जो है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करेगी। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। ये देखो, अगर जैसे यूएनएफपीए ने बोला हुआ है कि भाई 2040 जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? आज जो बाय 2040 इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होगी वो इस एज ग्रुप के बीच में होगी।
18 टू 49 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा एज पीरियड होता है या टाइम पीरियड होगा ऐसा जहाँ पे जो बंदा होता है वो अपना 100% जो है एफिशिएंसी से काम कर सकता है। इससे छोटा होगा तब भी काम नहीं कर पाएगा, और एक बार 50s लगता है तो हेल्थ जो है वो इतनी जो है तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाती। तो इसके बीच में जो है बंदा जो मैक्सिमम काम करेगा, इसलिए इंडिया की वर्क फोर्स जो है, लेबर फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण जो है इंडिया प्रॉफिट जो है वो सीख कर सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो है लोग जो है मिलके जो है वो सारा काम करेंगे, ठीक है। और डाइवर्सिटी की बात करते हो, इट कैन बी रिलेटेड टू कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिक डाइवर्सिटी, सारे लोग मिलके जो है बाय 2047 जो है इंडिया को विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बाय 2047 मतलब डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। और मुझे बड़ी इंट्यूशन है, इस साल नहीं तो अगले साल जो है कोई इस समय ऐसे आ सकता है, इंडिया टू बिकम विकसित भारत इज ए रियलिटी और अ मिथ। बताओ, क्या इंडिया असली में 2047 में जो 2047 क्यों, सिंस इट विल बी 100 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, 1947 से लेके 2047 100 ईयर्स ऑफ हमारे इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, जिसमें जो है हम इसको क्या ये रियलिटी में अचीव कर सकते हैं या ये अभी भी एक मिथ है। मिथ मीन्स भ्रम, जो ये हमारा भ्रम है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में ये आ सकता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये तुमको पढ़ाना है, इसमें बात क्या है कि अगर हमने बजट पढ़ना होगा ना, जैसे हम बोलेंगे इंडिया का रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो इतना आया है, इंडिया का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इतना आया है, इंडिया का कैपिटल रिसिप्ट जो है वो इतना आया, और इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इतना आया। बट ये जो टॉपिक आता है, ये मैंने तुम्हें बताया कि एक टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है। इस टॉपिक में जो है ये पहले हमें क्लियर होगा, उसके बाद जो है हम इसको पढ़ सकते हैं, उससे पहले पढ़ने का इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं तुमको बोल दूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, इतना इतना है, वो आया रट्टा मारो जिंदाबाद, तो वो चीज़ जो है वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तुमने कुछ पूछना है तो पूछो इकॉनमी के बारे में, ठीक है। अमन, कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने यही बताया कि सोर्सेज हमारे पास जो है बड़े सारे हैं, दत्त एंड सुंदरम करके किताब आती है, बट मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं है इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का। बेटर है कि हम क्लास नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ हम एनसीईआरटी 12th क्लास की, दो तरह की इकॉनमी होती है, एक होती है माइक्रो इकॉनमी और एक होती है मैक्रो इकॉनमी। जब छोटे लेवल की बात करूंगा, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे बात करूंगा, डेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकॉनमी। जब बड़े एज अ कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, पॉवर्टी क्या है, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट में, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, बिल्ड बोट, ये जो है ये सारी चीज़ें जो है तुमको बताऊंगा। और कंपोनेंट्स ऑफ बजट वगैरह हो गया। इसी में तुम्हारा एक और टॉपिक आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसी में टॉपिक आ जाएगा टैक्सेशन। टैक्सेशन में जैसे देखो इधर बात सुनो, जैसे सपोज करो मैं टैक्सेशन की बात करता हूँ, हम बोलते हैं दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट टैक्स, वो क्या हुआ, इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स इज एन, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो टैक्स देती है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पर डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, ठीक है सर, अगर सिंपल भाषा में बोले, जैसे अमन ने बोला सर गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली लेती है जनता से, सरकार से, अपने जनता से मतलब अपने सिटीजन से। मतलब सपोज करो तुम कोई, लेट इट भी तुम्हारी जॉब लगती है, तुम एक इनकम जनरेट कर रहे हो, तो तुम कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। तुम कुछ पैसा है वो गवर्नमेंट को दोगे, सीधे सरकार के पास जो है वो पैसा जाएगा, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर, कोई भी बिचौलिया जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, हम सीधे डायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाके दे रहे हैं। तो हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, ये बड़े ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। तो रिग्रेसिव का मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, वैट वगैरह, जीएसटी, ये वैट अलग हुआ, जीएसटी अलग है। जैसे तुम्हारा फॉर एग्जांपल कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे जो तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दे हैव बीन मर्ज इनटू अ वन टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। होता क्या है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, सर इसमें कोई बीच में बंदा इन्वॉल्व होगा जो हमारी तरफ से, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई बंदा इन्वॉल्व होगा जो हमारी तरफ से टैक्स देगा। फॉर एग्जाम्पल हम दुकान पे जाते हैं,
हमने एक कोक खरीदी 15 रुपये या 20 रुपये की जो भी है, हम पूरे 20 रुपये की खरीद के आ गए, ठीक है, बट उस 20 रुपये में कुछ ना कुछ % जो होगा वो टैक्स होगा, वो हम नहीं दे रहे हैं, हमारी तरफ से कोई और बंदा देगा, और वो कौन देगा, शॉपकीपर देगा, इन द फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली क्या हुआ था 2000 जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई तो इन्होंने 2015 में एक रिफॉर्म लाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे टैक्स थे ना, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जब भी हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है या एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड करती है, तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे पश्मीना शॉल जो है वो बड़े ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ठीक है। अब लेट इट भी पंजाब में हम पश्मीना शॉल जो है वो अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जाने का जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। एक होती है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम फैक्ट्री में जो उसके ऊपर टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं तुम्हारा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो इन सारे टैक्सेस को जो था इन्होंने मर्ज किया और एक सिंगल टैक्स में आ गया जिसका नाम आया GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उस टाइम जो एक 2 बुक्स आती है, गवर्नमेंट ही प्रिंट करती है, 10-10-15 रुपए की होती है, एक होती है योजना और एक होती है कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो उस योजना बुक में बेसिकली उसमें जो एडिटोरियल्स लिखते हैं IAS ऑफिसर्स वगैरह, वो सारे एडिटोरियल्स गवर्नमेंट के जो होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो उस किताब के बारे में क्या बताया उसमें, मतलब क्या बताया था, बोला इंडिया पॉलिटिकली जो था वो 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक होगी, 15 अगस्त 1947 आज़ाद हुआ था, बट GST के बाद इंडिया जो है इकोनॉमिकली जो है वो आज़ाद हुआ है, ठीक है। बेसिकली पहले क्या होता था, जैसे सपोज करो मल्टीपल टैक्स है, तो वो क्या होता था, छोटे छोटे टैक्स के कारण क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक टैक्स लग रहा है, और लास्ट में कोई चीज़ सपोज करो फैक्ट्री में बनी 20 रुपये की, जब तक हमारे पास पहुंचनी वो पहुंच जानी 50 रुपये की, वो टैक्सों पे टैक्स करते करते वो चीज़ इतनी महंगी हो जाती थी। उस चीज़ को सारा ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक रिफॉर्म लाया बाय द नेम GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो अब जब मैं बात करता हूँ तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं बात करता हूं तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करता हूं या डायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं, प्रोग्रेसिव। सिंपल सी बात सुनना, तुमने पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पेरेंट्स लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स लोग टैक्स देते, कुछ स्लैब्स में डिवाइड किया हुआ है टैक्सेशन सिस्टम को। पहले का जैसे अभी तक था 7 लाख, पहले 5 लाख तक था, अब इन्होंने क्या बोला, जो भी लोग 7 लाख तक की जिनकी इनकम है सालाना, पूरे ईयरली 7 लाख तक पैसे कमाते हैं, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। 7 लाख से ऊपर कमाते हैं उनको रिलेटेड भी, 7 लाख से 8 लाख के बीच कमाते हैं उनको 5%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5% टैक्स देना है। जो 8 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हैं उनको 20% देना है। 10 और 15 के बीच में कमाते हैं उनको 30 देना है, और जो 15 के ऊपर है वो टैक्स भी देंगे, साथ में सरचार्ज भी देंगे, ठीक है। बताऊंगा मैं सरचार्ज क्या होता है, वैसे पॉलिटी का कंसेप्ट है, तुमने सेंटर स्टेट रिलेशंस में पढ़ा होगा, ठीक है। सुनो, अब अगर मैं बात करता हूं, देखो जो इसका प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा अमीर है वो उतना ज्यादा टैक्स दे रहा है, जो 7 लाख से कम की इनकम में पैसा जनरेट कर रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं टैक्स, जो जितना अमीर है उसको उतना ज़्यादा, जो 10 लाख के नीचे होगा लेट इट बी उसको 10% देना है, ठीक है। जो 10 लाख से ऊपर होगा उसको 20, 15 के ऊपर, मतलब जो जितना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन जितनी स्ट्रांग है, उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो टैक्स देना है। बट जब मैं बात करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब क्या है, चाहे मैं जाऊँ, तुम जाओ या मुकेश अंबानी जाता है, वो बोलते हैं कि हमने कोक पीनी है, ठीक है, 20 रुपये हम देंगे। अब दुकानदार ये तो नहीं ना बोलेगा भाई तू मुकेश अंबानी है तो 20 की जगह 25 रुपये देगा, या हम जो है बिल्कुल आम सी जनता है हम 20 की जगह 18 रुपये देंगे, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कुछ भी अमीर और गरीब जो है वो नहीं देखता। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बट जो डायरेक्ट टैक्स है वो देख रहा है अमीर गरीब, मतलब इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, किसकी इनकम ज़्यादा है, जो जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा जो है वो टैक्स लगेगा। समझ आई ये चीज़ें, समझ आई? प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव विद पैसेज ऑफ टाइम में तुम्हें क्लियर करता जाऊँगा, बट मैं ये चीज़ें तुमको बता रहा हूँ। हमेशा से ऐसे ही है, हमेशा से ऐसे ही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम जो है पहला टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ बाय द नेम। अगर उतारना है कुछ उतार लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम करते जाएंगे।
जब मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं, क्या होता है नेशनल इनकम? क्या होता है नेशनल इनकम? देश की इनकम। अच्छा, और चलो ठीक है। जब मैं बात करता हूँ नेशनल इनकम की, ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है कि कंट्री की जो साल की इनकम है वो कितनी ज़्यादा है। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, इनकम को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली तीन चार मेथड्स हैं। एक है हमारा जीडीपी, एक है हमारा एनडीपी, एक है हमारा जीएनपी और एक है हमारा एनएनपी। ठीक है, सबसे पहले आज हम आराम से करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मुझे ना बनाना पड़े ये चीज़, पर मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मैं बनाता इतना गंदा हूँ। तो ठीक है, चलो, जब मैं बात करता हूँ अपना जीडीपी की, जीडीपी क्या हुआ सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली बात तो ये हमें पता होता है कि जीडीपी क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सुनना आराम से, जब मैं जीडीपी की बात करता हूं, मैं इंडिया की एज ए कंट्री, एज ए पूरी कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करता हूँ और वेस्ट से ईस्ट की बात करता हूँ, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये मैंने शायद तुमको बताया भी नहीं है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका क्या नाम है? कौन सा? गलवान? नहीं नहीं, सुनना, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसका नाम है इंदिरा कोल। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सदर्न मोस्ट, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ये याद रखना। अब ये जो है इंडियन ओशन में सबमर्ज कर गया। अगर मेनलैंड की बात करता हूँ तो मेनलैंड में कन्याकुमारी है, बट ऐसे कोस्ट की बात करता हूँ तो इंडिया की एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं, हाईएस्ट मीन्स इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो तुम्हारा गुजरात में है। ठीक है, और उस पॉइंट का नाम है, नहीं पढ़ाया मैंने, हाँ, और ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, पोर्ट बंदर बोलूंगा, या अगर मैं इससे भी ज़्यादा डीप में जाता हूं तो इंडिया का वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न पॉइंट का नाम है किबतू। क्या नाम है? ये अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उसको वहां पे बोला जाता है किबतू। और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है गुजरात में, उसका नाम है गुहार मोटा। क्या नाम है? गुहार मोटा। ये चीज़ पहले याद रखना, कुछ नहीं उतारना, अभी आराम से सुनो, मैं आराम से बिल्कुल स्लो स्पीड से पढ़ाऊंगा, आज 1G स्पीड में तुम्हें पढ़ाऊंगा। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है गुहार मोटा, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है किबतू, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल, और इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। It is the monetary value of goods and services produced within the territory of a country in one financial year is known as GDP. सर क्या बोला? पहली बात हमेशा याद रखना, जब हम एक कैलेंडर ईयर की बात करते हैं ना, तो हमारा ईयर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? 1 जनवरी टू, बोलना है साथ, अच्छा तुम नहीं बोलना, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, ये हमारा कैलेंडर ईयर है। पर जब मैं बात करता हूं इंडिया की, जब मैं बात करता हूं फाइनेंशियली, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या बोला? ये याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन वैसे आजकल तो नहीं पूछते, पर छुटकू मुटकू पेपर में पूछ सकते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू, ये देखें जिनके भी पेरेंट्स, भाई बंधु, सिबलिंग जो है बैंक में काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार मार्च आ गई हुई है, बड़ा रश है, अभी बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 31 मार्च को जो होता है ख़त्म होना होता है, और बैंक ने अपनी पूरी बैलेंस शीट दिखानी होती है, भैया कहाँ से पैसे आए, कहाँ पैसे गए, सब कुछ जो है वो सरकार को जो होता है वो शो करना होता है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है उसको हम बोलते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, समझ आ रही है? उसको हम बोलते हैं वो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, अब सुनना,
इंडिया की टेरिटरी में एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया में, सिर्फ इंडिया की टेरिटरी में, उसको बोला जाता है जीडीपी ऑफ अ कंट्री। दोबारा बोल रहा हूँ, इंडिया की टेरिटरी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इस पूरी इंडिया की टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल गुड्स में अगर एग्जांपल लेता हूँ, हम सिंपल बात करते हैं, कितनी बुक्स प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने क्रिकेट बैट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारी गुड्स होगी। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज का मतलब होता है उसको यूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ रोहित शर्मा इंडिया टीम का कैप्टन है, तो जब वो इंडिया के लिए खेल रहा है तो वो इंडिया के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मैं तुम लोगों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। बैंक में तुम अगर जाते हो, उसको बोलते हो कि हमारी ये पैसे डिपॉजिट करवाने, कुछ भी करना, तो वो लोग हमको सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो कर रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ बेसिकली अगर अपने इंडिया में, हमारे यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड इज टर्शरी सेक्टर। जब मैं बात करता हूँ प्राइमरी में कौन कौन सा सेक्टर आया? जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी, किसान जो लगे हैं, तो प्राइमरी में आ गया एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज। जब मैं सेकेंडरी की बात करता हूं, सेकेंडरी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज, यस, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज। और जब मैं टर्शरी की बात करता हूं, सर्विसेज। याद रखना 90% ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में है। तुम्हारी मिनिमम बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर, 2 तरह के सेक्टर होता है, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर और एक होता है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर पता क्या हुआ? जैसे सपोज करो तुम लोगों, जैसे कोई कंपनी में लगा है या गवर्नमेंट जॉब है, उसके सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं, जैसे उसको हम बोलते हैं जीपी फंड, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो आई हुई है, या तुम्हारा इंश्योरेंस के लिए कुछ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होती है वो उस चीज़ में उसके पैसे खटते, तो फॉर्मल सेक्टर है। बट मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया की कौन सी है? जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, दिहाड़ीदार, ठीक है, जिनको कोई पेंशन का सोर्स नहीं है, मैक्सिमम वो वाले लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इंडिया की अब, और ये भी याद रखना विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा वो जीडीपी बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब इंडिया की टेरिटरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको जो है हम बोलते हैं जीडीपी। अब सिंपल सी बात सुनना, अगर मैं कहता हूँ अमन के यहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो लगी हुई है, ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो चल रही है, ठीक, अमन का एक फ्रेंड है, वो कहता है कि यार, या वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वो यूएसए का है, यूएसए का सिटीजन है, ठीक है, एक बंदा है अमन का फ्रेंड, वो यूएसए का सिटीजन है, वो ऐसे ही अमन से मिलने आता है, वो देखता है यहाँ पे तो यार क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ठीक है, लोगों को तो मतलब क्रिकेट जो है वो तो एक तरह से यहाँ पे एक रिलीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वो कहता है यार ये चीज़ मुझे सही लगी यहाँ पे, कहता है वो डिसाइड करता है कि मेरे पास पैसा वैसा तो है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना बैट की फैक्ट्री बनाता हूँ, ठीक है, मैंने बैट की जो है यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो बनाना शुरू कर दी, बढ़िया। वो साल में क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके लिए लेबर वगैरह लगाता है, लेबर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हज़ारों बैट जो है बनाता है, लेट इट भी वो इनकम जनरेट करता है 50 लाख रुपया, ठीक है, वो इनकम जनरेट करता है 50 लाख रुपया। अब ये चीज़ बताओ, जो 50 लाख रुपया अमन का फ्रेंड जो यूएसए से है, उसने 50 लाख रुपया जो जनरेट किया, वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा कि यूएसए की जीडीपी का पार्ट होगा? मैंने जीडीपी बोला, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी। समझ आया मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कि अमन के फ्रेंड ने जो बैट बनाया, उस बैट की फैक्ट्री से उसने साल बाद जो प्रॉफिट जनरेट किया, डेट वाज 50 लाख रुपीस, ठीक है। तो मुझे ये चीज बताओ, जो हमने 50 लाख जो प्रोड्यूस किया, क्या वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा या यूएसए की जीडीपी का पार्ट होगा? ठीक है, हाँ भाई अमन। एफडीआई क्यों आया? वो सीधे नॉर्मल आया, हाँ, मतलब कि उसने इन्वेस्ट किया एफडीआई की तरह।
हाँ भाई, विशाखा, इंडिया की। याद रखना जीडीपी जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दिमाग खोल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जीडीपी जो है वो सिटीजनशिप पे डिपेंड नहीं करता, वो टेरिटरी पे डिपेंड करेगा। किस कंट्री की टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, किस कंट्री की टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज हुए, इंडिया। तो इसलिए वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। समझ आई? यूएसए का बंदा आ जाए, पाकिस्तान का बंदा आ जाए, इंग्लैंड का बंदा आ जाए, कुछ भी है, बट वो यूएसए की जीडीपी का पार्ट होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, पीयूषी यहाँ पे पढ़ती बढ़ती है, लेट इट बी, इसका स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जो है वो निकल जाता है। एक टाइम के बाद जो है रियलाइज करती है कि यार नहीं मज़ा आ रहा, बड़ी ज़्यादा करप्शन है और इतनी फाइनेंशियल जो है स्टैग्नेशन है, एक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, जितना मेरे में पोटेंशियल है उस हिसाब से मैं पैसा नहीं जनरेट कर पा रही हूँ। ठीक है, अच्छी सी बढ़िया सी ये, इसको अब एक्सपोजर तो हो गया होता है इंडियन गवर्नमेंट में काम कैसे करना है, सब कुछ है। इसकी बढ़िया एक मल्टीनेशनल कंपनी में, लेट इट बी गूगल में, इसकी प्लेसमेंट हो जाती है 1 करोड़ रुपये का पैकेज। ठीक है, जब 1 करोड़ का पैकेज पर वो कहते हैं आपने यूएसए में जो है वो काम करना है। अब पीयूषी जो है वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, लेट इट बी, इसको जो भी एक्सपोजर, साल बाद जो पीयूषी को जो है 1 करोड़ रुपये यूएसए में जो है वो मिलता है। अब जो 1 करोड़ रुपया पीयूषी ने जनरेट किया वो यूएसए की जीडीपी का पार्ट है कि इंडिया की जीडीपी का पार्ट? यूएसए। तो हमने दिमाग में क्या सोच लिया, सर सिटीजनशिप का फर्क नहीं है, कोई इंडिया का है या यूएसए का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हमने क्या देखना है, विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कि एक किस टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है गुड्स या सर्विसेज, वो जो होगा वो जीडीपी। और कितने, 1 फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समझ आई? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अमन की जॉब जो है वो एसबीआई में लग जाती है। ठीक है, अमन बड़ा खुश, जी मैं पीओ लग गया एसबीआई में, सब कुछ। एसबीआई जो ब्रांच है वो अपनी खोलता है वुहान डिस्ट्रिक्ट में, चाइना में, जहाँ से कोविड आया था। ठीक है, चला जाता है कि भाई नौकरी लगी है, काम तो करना ही है, जाता है वहाँ पे, काम वाम करता है, सैलरी वैलरी आती है। ठीक है, लेट इट बी, सैलरी जो है अमन की टोटल बनती है 10 लाख रुपया साल बाद, एग्जाम्पल 10-12 लाख रुपया जो भी इनकम जनरेट होती है। जो अमन ने एसबीआई में काम किया और 12 लाख रुपया जो इनकम जनरेट की चाइना में, वो चाइना की टेरिटरी का चाइना की जीडीपी का पार्ट हुआ कि इंडिया की जीडीपी? चाइना। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है कंपनी, अगर वो तुम फॉर एग्जांपल यही रिलायंस अगर तुम्हारी चाइना में खुली होती तो चाइना की जीडीपी का पार्ट होता, पर एसबीआई क्या है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाहर जाके खुली हुई है, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है वो बाहर खुली है, बट स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का है। तो चाहे वो चाइना में काम कर रहा है, पाकिस्तान में काम कर रहा है या साउथ अफ्रीका में काम कर रहा है, बट अगर कोई गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री होगी वो इनकम जो जनरेट करेगी बाहर की टेरिटरी में, बट वो जो पार्ट होगा वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। ये एक्सेप्शन है गवर्नमेंट रिलेटेड। अब एक और चीज बताओ, एम्बेसी पता है हमको क्या होती है? क्या होती है? हैं? एम्बेसी होती क्या है? होती क्या है? होती क्या है? इंडिया के बंदे कहाँ बैठे होते हैं? इंडिया के नहीं, लेट इट भी, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे जलंधर में ब्रिटेन की एम्बेसी है तो इंडिया के बंदे बैठे होंगे? हाँ, पीयूषी ने बोला सर अगर हमने जहाँ पे अगर फॉरेन कंट्री में जाना होता है तो हमें वीज़ा लगाना होता है। ठीक है, वीज़ा की बात होती है ना, तो हमको वीज़ा लगाना होता है, तो उसके लिए जो तुम्हारा क्या कहते हैं एक ऑफिस होता है, वहाँ पे हम जाते हैं। सपोज करो मैं कहता हूँ मैंने अपनी सिस्टर के पास जो है वो लंदन जाना है। ठीक है, तो लंदन जाने के लिए मुझे 2 डॉक्यूमेंट, जो मेन 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक मुझे चाहिए पासपोर्ट और दूसरा मुझे चाहिए वीज़ा। ठीक है, अब सुनना, जो तुम्हारा पासपोर्ट है वो तो तुमने बना लिया, अब वीज़ा किसके लिए होता है कि सिंस तुम उस कंट्री में जाओगे, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, सब कुछ, तो वो एक पैसे मांगते हैं, लेटर 7,000, 8,000, 10,000 एक फ़ीस होती है, वीज़ा की एक फ़ी होती है। हम जाएंगे, उनको फ़ी वगैरह जो है वो दे देंगे। अब जो एम्बेसी की इनकम जनरेट हुई, एम्बेसी ब्रिटेन की एम्बेसी थी और इंडिया में खुली हुई है। इमेजिन करना, ब्रिटेन, मैंने लंदन जाना है, हर कंट्री ने, जैसे हमने भी अपनी एम्बेसी इंग्लैंड में भी खोली होगी, पाकिस्तान में भी खोली होगी, अफगानिस्तान में भी खोली होगी, चाइना में भी होगी, ऐसी हर कंट्री में एम्बेसी होती है। तो जो एम्बेसी से इनकम जनरेट हुई वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा कि इंग्लैंड की जीडीपी का पार्ट होगा? एम्बेसी हो गया एक दफ्तर, एक ऑफिस हो गया जो तुम्हें वीज़ा देता है।
ठीक है, वीज़ा एक डॉक्यूमेंट है जिससे तुम फॉरेन जा सकते हो। ठीक है, तो उस वीज़ा को जो तुमने जब लेना होता है उसकी एक फीस देनी होती है, 5,000, 6,000, 10,000, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। जितनी डेवलप्ड कंट्री होगी उसको उतना ही ज़्यादा जो है वो होगा। तो सपोज करो अगर अब मैंने इंग्लैंड जाना है, मैंने पैसा किसको दिया है? इंग्लैंड की, वो मतलब कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, बट जो ऑफिस बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? इंडिया में बना हुआ है। तो जो एम्बेसी की इनकम जनरेट हुई, जो उसको फीस मिल रही होगी, इनकम जनरेट हुई होगी, वो किसकी जीडीपी का पार्ट होगा? वो भी एक्सेप्शन है, याद रखना। एक गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्सेज और दूसरा एम्बेसी, ये दोनों एक्सेप्शन है। ये क्या है? कहीं पे भी खुले होंगे बट ये होम कंट्री की ही इनकम का पार्ट होगी, होम कंट्री की ही जीडीपी का पार्ट होगी। समझ आई? अब जो एम्बेसी में अगर कोई सपोज करो कोई स्वीपर है, ठीक है, उसको भी जो इनकम जनरेट हो रही होगी वो ब्रिटेन जो है वो अपनी उसमें इनकम में दे रहा होगा, वो इंडिया की इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो एक फॉरेन टेरिटरी जो है वो मानी जाती है। तो उसकी इनकम किसको मिलती है? होम कंट्री जिसकी एम्बेसी है, जहां पे एम्बेसी है उसको नहीं। फॉर एग्जांपल चाइना के लोगों ने इंडिया आना है घूमने के लिए, तो वो इंडिया की एम्बेसी में जाएंगे वीज़ा लगाने के लिए। तो चाहे वो चाइना में खुली हुई है एम्बेसी, बट वो इनकम किसकी जनरेट होगी? वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगी। तो ये दोनों जो है ये एक्सेप्शन होगी। कौन कौन सी? एक गवर्नमेंट ओन्ड रिसोर्सेज और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, और दूसरी जो है एम्बेसी। समझ आया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? जीडीपी एक ऐसी चीज है जिसको कैलकुलेट करने के लिए टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। किस कंट्री में बन रहा है वो उस कंट्री की जीडीपी का पार्ट होगा, चाहे बंदा उस कंट्री का है या नहीं है। समझ आई? फर्स्ट टॉपिक लिखो, जीडीपी। पहले इसमें जीडीपी लिख दिया, पहले नेशनल इनकम डिफाइन कर दो। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम refers to sum total of income earned by the citizen of that country during a given period of time. ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ब्रैकेट में लिख देना 1 फाइनेंशियल ईयर। वन फाइनेंशियल ईयर टाइम, ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ब्रैकेट में लिख देना 1 फाइनेंशियल ईयर। इंडिया के हिसाब से 1 फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया? फर्स्ट अप्रैल फाइनेंशियल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इन वन ब्रैकेट में लिख देना 1 फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, निकालना, लिखना जीडीपी। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ, फाइनल को अंडरलाइन करना, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the produced within the क्या बोला? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी को अंडरलाइन करना।
इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ब्रैकेट में लिखना जनरली अ फाइनेंशियल ईयर, जनरली अ फाइनेंशियल ईयर is called gross domestic product, bracket close, is called gross domestic product. ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तीन तरीके होते हैं जिससे हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है कि हम इनको तीनों मेथड्स को पूरा डिटेल में पढ़े कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये वो, और तीनों से आउटपुट जो है सेम निकलता है। बट मैं ये चीज़ बोलूँगा, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, क्या होगा कि हम पूरी एक क्लास लगा देंगे इसको पढ़ने के लिए और ये कहीं नहीं आएगा। इससे बेटर है कि हमें सिर्फ पता होना चाहिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड्स होते हैं, बस। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, फर्स्ट लिखना प्रोडक्ट। अगर होगा तो मैं ये कोशिश करता हूँ, सुनो एक काम करता हूँ, मैं आज इसको लिखा देता हूँ, तुमको कल समझा दूंगा तीनों मेथड, ताकि जनता ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से तुमको चीज़ें बताऊँ। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट और वैल्यू एडिट मेथड। पहला मेथड है प्रोडक्ट और वैल्यू एडिट मेथड। सेकंड एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम पढ़ेंगे, कराऊंगा कल में, ठीक है, करा दूंगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंजप्शन क्या है। और थर्ड लिखो इनकम मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, एक्सेप्शन टू जीडीपी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टू जीडीपी। नहीं होते, खुला खुला लिखा होगा, फ्लो चार्ट्स ऐसे बना दिए होते हैं। हाँ, 250 लिखे कहाँ जाते हैं यार, 250 वर्ड्स नहीं लिखे जाते। ये तो तुम घर जाके लिखते हो तो तुम्हारे पास टाइम होता है, 250 लिखने का टाइम कहाँ है यार। मिनिमल में जितना ज़्यादा प्रेजेंट कर सकते हो वो है सारी गेम। ठीक है, एक्सेप्शन टू जीडीपी। फर्स्ट एम्बेसी। अब मैं समझा नहीं रहा हूँ क्या है, सिर्फ मैं एम्बेसी लिखा रहा हूँ ताकि तुमको याद रहेगी। वो जो वीज़ा वाला ब्रैकेट में लिख लेना, ऐसे लिख लो, एम्बेसी ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, एम्बेसी ऑफ एनी फॉरेन कंट्री who have their office in the other country and the income generated by that embassy and the income generated by that embassy will form the part of that embassy will form the part of GDP of its own country, GDP of its own country. जैसे इंडिया अगर हमें मतलब जैसे मतलब यूएसए वगैरह कहीं जाना हो तो सर जैसे इंडिया में हमें जब एम्बेसी सर मतलब देखो, जैसे सपोज करो तुमने यूएस से जाना है, तुम्हें एम्बेसी का काम क्या होगा, एम्बेसी एक तुमको तुम्हारे स्टैंप के ऊपर जो एक ठप्पा सा लगेगा जिसको बोलते हैं वीज़ा लगा होगा। ठीक है, वो वीज़ा लगाने के लिए तुमको जो है
यूएसए की किसी एम्बेसी में जाना है। अब यूएसए की एम्बेसीज इंडिया में हज़ारों जगह खुली होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जलंधर में खुली होगी, हर स्टेट में एक ना एक, कोई कर्नाटका में खुली होगी, दिल्ली में खुली होगी, हर बंदे ने कहीं कहीं होती, हर कंट्री की होती। जैसे तुम्हारी इंडिया के रिलेटेड भी अगर मैं बात करता हूँ, यूएसए में 50 स्टेट्स है या 52 स्टेट्स है, वो 52 की 52 स्टेट्स में इंडिया के भी एम्बेसी होगी। अब तुमने फॉर एग्जांपल यूएसए जाना है, तुम्हारे नियर बाय रिलेटेड भी जम्मू में नहीं है, तुम्हारे जलंधर है, तुम जलंधर जाओगी, तुम उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ दी होगी, तुम उनको बोलोगे कि मैंने यूएसए जाना है। अगर तुम पूरी फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल कर रही हो सब कुछ, तो वो तुम्हें ठप्पा लगा के जो है तुम उनको फीस दोगी और तुम एलिजिबल हो जाओगे कि भैया इस तारीख से लेके इस तारीख तक जो है तुम यूएसए जो है वो घूमने जा सकती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने जाना है उसके लिए अलग चीज़ है, जॉब करने जाना है उसके बाद वो V1 वीज़ा और ये सारी जो है H1B1 वीज़ा जो होता है, ये वाली चीज़ें जो होती है, ये वीज़ाज अलग अलग तरह के, अलग अलग मल्टीपल, कोई जॉब के लिए अलग होता है, पढ़ने के लिए अलग होता है, घूमने के लिए अलग होता है, मल्टीपल तरह के वीज़ाज होती है। तो अब जब तुम गए, तुमने उस यूएसए के जो एम्बेसी था वहाँ पे जाके पैसे दिए, तो वो जो एम्बेसी बनी दिया, एम्बेसी खुली कहाँ थी, इंडिया में, तो तुम्हारे हम जीडीपी के हिसाब से तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम टेरिटरी देख रहे हैं। बट हमने देखा क्या कि वो एक एक्सेप्शन है, एम्बेसी में जो पैसा जनरेट होगा वो यूएसए की ही एम्बेसी होगी, ऑल दो उसका ऑफिस या दफ्तर जो है वो इंडिया में खुला हुआ है। और जो यूएसए में होगा मतलब वो इंडिया को तो इंडिया की वो इंडिया की, अगर सपोज करो अब मैं बोलता हूँ इंग्लैंड की, लेट इट भी मैं बात करता हूँ, जो मेरे वो सिस्टर के बच्चे हैं वो इंग्लैंड के सिटीजन हैं, ठीक है, उनको इंडिया आने के लिए वीज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है, वो जब इंडिया आएंगे तो इंडिया की एम्बेसी में जाएंगे, इंग्लैंड में कहीं ना कहीं खुली होगी इंडिया की एम्बेसी, जब इंडिया वाले ठप्पा लगा के देंगे, ऑल दो इंडिया की एम्बेसी इंग्लैंड में खुली हुई है, पर जो इनकम जनरेट होगी वो इंडिया की होगी, इंग्लैंड की नहीं होगी। समझ आई? लिखा दूँ और थोड़ा सा इसमें कि समझ जाओगे अब? पक्का? लिखाना तो नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। सेकंड लिखो, एक्सेप्शन में सेकंड लिखो, एनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज या गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज लिख लो, एनी स्टेट स्टेट और गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, OWNED मालिकाना हक, ओन्ड एंटरप्राइज will form the GDP of home country. The GDP of home country. ठीक है, देख लो एक बारी, कैलकुलेट द जीडीपी। पहले लिखो, क्वेश्चन लिखो, सपोज देयर आर, ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिखा रहा हूं कि तुम्हें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज देयर आर 100 करोड़ इंडियंस who earns 100 crore in Indian territory and 1 crore foreigners who earn crore foreigners who earn 10 crore in Indian territory. And send it to their respective countries. And send it to their respective countries. At the same time, ten crore Indians living in foreign countries, 10 crore Indians living in foreign countries earn rupees 40 crores countries earn rupees 40 crore and send it to India.
व्हाट इज द टोटल जीडीपी? जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। व्हाट इज द टोटल जीडीपी? जो मैंने पढ़ाया है बस उसी में आंसर है, ये निकाल लोगे मतलब जीडीपी क्लियर। ना मैं अब हाँ चलो भाई विशाखा बोलना शुरू करो। 100 करोड़ इंडियन, ठीक बोल रही हो, 100 करोड़ इंडियंस। 100 करोड़ कितने? 100 करोड़ ने 100 करोड़ अर्न किया। 100 करोड़ इंडियंस ने, सारी मेरी तरफ देखना, 100 करोड़ इंडियंस ने 100 करोड़ अर्न किया, ठीक है। अर्निंग जो आ गई वो तुम्हारी आ गई, यहाँ मैं पॉपुलेशन या सिटीजनशिप लिख रहा हूँ और यहाँ अर्निंग लिख रहा हूँ, यहाँ आ गया 100 करोड़। अच्छा फिर 1 करोड़ ने 1 करोड़ सिटीजन फॉरेनर्स ने, बट इंडिया की टेरिटरी में, ये दोनों इंडिया हो गए, ठीक है। उसके बाद किन्होंने, कितने फॉरेनर्स ने कितना किया? हाँ ठीक है, 10 सेंड कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ उन्होंने अर्न किया 40 करोड़ रुपीस और उन्होंने इंडिया में सेंड कर दिया, 40 सेंड कर दिया, पर वो होंगे तो सर लाख में। ठीक है। अब सुनना, पीयूषी ने क्या किया, इस 100 को ऐड किया और इन इंडियंस को ऐड किया, 140 करके आंसर बता दिया, ठीक है। ये पीयूषी का आंसर, पीयूषी ऐसे ही किया, यही किया ना, ठीक है। अच्छा अपना ये अमन, तूने क्या किया? हाँ तो बस उसको तूने ऐड कर लिया, हाँ 1 करोड़ फॉरेन से उन्होंने अर्न किए 10 करोड़ इंडियन टेरिटरी में, लेकिन उन्हें वापस भेज दिए, तो 90 हो गए, तो फिर 90 हो गए। अच्छा 100 ही हुए, वो 10 जो गए वो 10 आए, 110 से 100 हो गए, ठीक है 100। 140 करोड़ हुए अब तेरी जीडीपी क्या है इंडिया की ये बता। 140, अमन ने भी बोला 140, ठीक है। मुझे दोनों बताएंगे, पहले जीडीपी का मतलब क्या। चल भाई पीयूषी, खराब गले में बताओ, बताओ मैंने जीडीपी बताई क्या? 100 करोड़, ठीक है। हाँ पीयूषी, इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा कुछ भी। पहले उन्होंने 100 करोड़ किए, उसके बाद फॉरेनर्स ने पर कहाँ पे, इंडिया में 10 करोड़ किए, तो टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई इंडिया की टेरिटरी में? तो 110 करोड़ इज द जीडीपी। किसको भेजे, कहां भेजे, वो डजेंट मैटर। इंडिया की जीडीपी स्टार्टिंग में क्या बनी? 110, ये 10 भी तो ऐड हुआ, वो नहीं फर्क पड़ता। आगे तुमने रेमिटेंसीज क्या किया वो नहीं फर्क पड़ता, डिपेंड क्या बनता है, मनी जो जनरेट हुई वो किस टेरिटरी में जनरेट हुई। वो तो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए था, वो तो इसलिए लिखाया है मैंने, ऐसे तो तुम 2 मिनट में बता देते। समझ आई? वेरी गुड विशाखा। तो इंडिया की जीडीपी, मैंने क्या बोला, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन वन फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप। किसने क्या किया? फॉरेनर ने 10 करोड़ रुपया किया और इंडियंस ने 100 करोड़ किया, तो टोटल 110 करोड़ जो है वो हमारी जीडीपी जो है वो आ गई। डाउट? हाँ वो जीडीपी ग्रोथ है जो हम बोल रहे हैं ना। इंडिया, जैसे तुम पढ़ते हो कि इंडिया ने इस साल 7.8% जीडीपी शो की, 6% जीडीपी, वो ग्रोथ है कि बेस ईयर के हिसाब से आज जो है लेट इट बी, अगर हम 1 ट्रिलियन थे
तो आज हम 3 ट्रिलियन हो गए हैं, लेट इट बी। तो ये 3 ट्रिलियन से कितना ग्रो किया, 20%, 30%, वो चीज पूछ रहा है, वो अलग चीज है। जीडीपी का, टोटल जीडीपी का मतलब है इंडिया में चाहे फॉरेनर्स हो, इंडियंस हो, कोई भी हो, एलियंस हो, बट अगर इंडिया की टेरिटरी में कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो कहाँ का पार्ट होगी, वो इंडिया का पार्ट होगी। बाद में किसको भेज रहे हैं डजेंट मैटर, इंडिया में पहले इनकम कितनी जनरेट हो रही है वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगी। 100 करोड़ इंडियंस ने इंडिया में 100 करोड़ किया, 1 करोड़ फॉरेनर्स ने 10 करोड़ किया, इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी में 10 करोड़ प्रोड्यूस किया ना, पर किया क्या, इसको आगे बेच दिया, ठीक है, बट कहां प्रोड्यूस किया, इंडिया में, तो इंडिया की जीडीपी 110 करोड़ हो गई। पूछो, हाँ आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं। अब जैसे हम ये अगेन कोई क्वेश्चन है कि हम पढ़ रहे हैं जीडीपी हमारी राइज हो रही है, बट वो एक हिंदू में हम आर्टिकल हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी है नहीं, इक्विटी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, वो मतलब वो ही रीजन, वो अलग चीज है वो, हाँ वो हम बोलते हैं कि शायद उन्होंने आगे भेज दिए, वो अभी मैं जीएनपी पढ़ाता हूँ वो क्या चीज होती है। जीडीपी समझ आई। और जो तुम बोल रही हो 7% से 8 होगी, 8 से 6 होगी, वो ग्रोथ रेट है। ग्रोथ का मतलब होता है तुम दो चीजों को, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल सी बात करते हैं, हम बोलते हैं सर 2012 में पवन फ्रूट आइसक्रीम की जो आइसक्रीम थी डेट वाज 20 रुपीज, आज वही आइसक्रीम जो है 60 रुपीज की हो गई हुई है, तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन है, ठीक है। जीडीपी जब मतलब कि क्या हुआ, वो ग्रोथ किया, 20 से 60 हुआ तो वो इन्फ्लेशन हुआ, वेरी किया। 2012 को हम 2024 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ग्रोथ जब भी निकालनी होगी, ग्रोथ निकालना होगा, डिक्लाइन निकालना होगा, डेट विल बी विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, वो अलग चीज है, वो मैं अभी कराऊंगा। 2011-12 हमने बेस ईयर लेना, वो मैं अलग चीज है। समझ आई, अमन डाउट है, ठीक है। लिखो अब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी सेकेंड इज जीएनपी। तो एक पॉइंट जीडीपी में लिख लेना, एक और पॉइंट जीडीपी में लिख लो, NOTE, जीडीपी डज नॉट कंसीडर सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, या जीडीपी डज नॉट कंसीडर सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन, जीडीपी डज नॉट कंसीडर सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन। ठीक है। सेकंड, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब एक चीज याद रखना, एक, चलो मैं पहले करा लेता हूं फिर बताता हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इधर देखना, अब हम क्या बोलेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अमन का फ्रेंड आया जिसने बैट की फैक्ट्री बनाई थी, यहाँ पे यूएसए से आया हुआ था। अब उसने जो इनकम जनरेट की, ठीक है, अब अगर जीएनपी अगर बोलते हैं, मैंने जीएनपी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल उसने 50 लाख रुपया जो जनरेट किया, ठीक है, जीएनपी कहता है वो सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिटीजनशिप। ये टेरिटरी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिटीजनशिप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जो 50 लाख रुपया इनकम जनरेट होगी वो यूएसए की इनकम का पार्ट होगा, बट कब, जब हम जीएनपी निकाल रहे होंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी का जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी प्लस माइनस NFIA। सर NFIA का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एग्जाम्पल, प्लस माइनस, अब ये क्यों बता रहा हूं मैं प्लस माइनस, वो बताता हूं। सपोज करो मैं कहता हूं अमन का फ्रेंड था, उसने 50 लाख रुपया जनरेट किया, ठीक है, वो 50 लाख कहाँ चला गया, यूएसए में। अब जब पीयूषी जो है उधर गई हुई थी, वो 1 करोड़ रुपया जनरेट किया, जो उसने 1 करोड़ रुपया जब जॉब छोड़ के वो यूएसए गई थी, जो उसने 1 करोड़ जनरेट किया था वो किसकी जीडीपी का पार्ट था, यूएसए की, क्योंकि सर उनकी टेरिटरी में किया था। बट जीएनपी बोलती है टेरिटरी कंसिडरेशन में नहीं लेनी, जीएनपी बोलते हैं सिटीजनशिप जो है वो कंसी, तो पीयूषी जो है यहाँ पे कितना भेज देगी, 1 करोड़ का पार्ट बन जाएगा। अब जो हमारी जीएनपी आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीडीपी को कांस्टेंट रख लेता हूँ, कुछ भी एक्स रख लेता हूँ, तो तुम्हारा 50 लाख गया, आया कितना
1 करोड़, तो मतलब तुम्हारा प्लस 50 लाख का तुमको प्रॉफिट हुआ। डाउट? दोबारा समझा रहा हूँ। जो अमन का फ्रेंड था जिसने बैट वाली फैक्ट्री बनाई थी, उसने यूएसए में, इंडिया में उसने जो बैट वाली फैक्ट्री थी उसने जनरेट किया 50 लाख। ठीक है, ये 50 लाख जो है वो चला गया यूएसए अकॉर्डिंग टू जीएनपी। जीएनपी कहता है जो जहां का सिटीजन होगा वो जो भी पैसा कमाएगा वो उस फॉरेन कंट्री का जो है वो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, जो हमारी पीयूषी गई थी, अब जो ये 50 लाख बना है किसका पार्ट बन गया अकॉर्डिंग टू जीएनपी? यूएसए का। ठीक है, अब पीयूषी गई हुई थी, इसने 1 करोड़ रुपया जनरेट किया। ठीक है, यूएसए में 1 करोड़ रुपया जनरेट किया, पर पीयूषी है कौन? है इंडियन, तो वो किसकी जीएनपी का पार्ट हो गया? इंडिया की। 1 करोड़। तुम्हारे इंडिया से कितना पैसा गया? 50 लाख चला गया, माइनस 50 लाख हो गया, आया कितना? 1 करोड़। तो मतलब तुम्हें 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये तब आ जाएगा ये तुम्हारा प्लस, क्योंकि प्रॉफिट में प्लस आ गया, नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा आई। अब अगर सपोज करो उल्टा कर देता, अमन के दोस्त ने 1 करोड़ जनरेट किया होता और पीयूषी ने 50 लाख किया होता, हमारे यहाँ से कितना जानता? -1 करोड़, आया कितना? 50 लाख, तो नेट रिजल्ट क्या आना था? माइनस, तो यहाँ पे माइनस NFI आ जाता। समझ आई? दोबारा? हाँ, ये मैं सारा लिखाऊंगा, ये मैंने सारा लिखाना, तुम समझने वाले की टेंशन लो बस, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखाने की टेंशन मत लो। समझ आई? तो क्या बोला? जीएनपी डिपेंड्स अपॉन द सिटीजनशिप, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेरिटरी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो अगर फॉरेन का बंदा है, हम बोलते हैं तो क्या कहते हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी कंट्री में रेमिटेंसिस, रेमिटेंसिस का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो जो बाहर रिलेटेड भी, मेरी सिस्टर बाहर रह रही है, मैं उसको कह रहा हूँ यार पैसों की बड़ी तंगी है, मुझे इस टाइम पैसे भेज दे कुछ, वो मुझे पैसे भेज देती है। तो जब विदाउट मेहनत किए हुए तुम्हें पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन कंट्री से, उसको बोलते हैं रेमिटेंसिस। इंडिया जो है नंबर 1 रेमिटेंसिस में, कहाँ से? यूएई से, सऊदी अरेबिया से, इंग्लैंड से, यूएसए। तो इंडिया में रेमिटेंसिस जो है वो हमेशा ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू आउटगोइंग से। ठीक है, लिखो जीएनपी। समझ आई मैंने क्या बोला? अभी पता चल जाएगा जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्वेश्चन दूंगा ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। टफ तो नहीं लग रही? कंसेप्चुअल है, बस कुछ भी नहीं है, कंसेप्चुअल है, और मैं बिल्कुल सिंपल करके तुमको पढ़ा रहा हूं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? टूल्स टू मेजर नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ये हमारा टॉपिक क्या है? टूल्स में लिखाया हुआ है कि नहीं लिखा है? क्या मैं नेशनल इनकम उसके बाद सीधे जीडीपी लिखा दिया? जीडीपी से ऊपर पहले लिख लो टूल्स टू मेजर नेशनल इनकम, टूल्स टू मेजर नेशनल इनकम। अच्छी तरह कॉपी बनाना और छुट्टी मत मारना, सुन रही हो? हाँ, टूल्स टू मेजर नेशनल इनकम। चलो, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी, ownership matters, ownership slash citizenship. For the calculation of GNP, ownership slash citizenship matters. And not the boundary of the country. And not the boundary of the country. GNP is defined as total value of final goods and services इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो इंडियन है, बाहर वाला भी ऐड हो जाएगा। जीएनपी इज डिफाइंड एज टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस in India as well as abroad, जो बाहर रह रहे हैं फॉरेन, as well as abroad
ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, hence GDP includes sorry Hence GNP. G sorry hence GNP in sorry hence GNP includes value of goods and services produced in a financial year, value of goods and services produced in a financial year बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हें पढ़ाना है अभी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चीजें पढ़ानी है मैंने. बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन owned by citizen of a country, owned by a citizen of a country regardless of where the output is being produced, the output is being produced. एक मिनट दे रहा हूं, देख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा. अभी हाँ लिखा तो. टफ तो नहीं लग रही इकोनॉमी अभी तक, या लग रही है? ठीक है, फॉर्मूला लिखो. हेंस जीएनपी इज इक्वल टू, ये लिखना है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए, जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए. एनएफआईए का लिखोगे नेट फैक्टर. इधर देखो अब मेरी बात, यहां देखो, दो चीजें होती है, एक होती है नेट, एक होती है ग्रॉस. ठीक है, एक चीज होती है नेट. सर फॉर एग्जांपल मेरी नौकरी लग गई, मेरी सैलरी है 70,000, पर मुझे 70,000 नहीं मिलती, मुझे कट कटा के जो है 60,000 रुपया मिलती है, एग्जांपल. ठीक है, तो जो ग्रॉस है वो कितनी है 70, बट फाइनल तुम्हारे हाथ में कट कटा के टैक्सेस टुक्सेस देने के बाद तुम्हारे पास कितनी आ रही है, उसको बोलेंगे 60. तो जब तुम्हारे फाइनली टैक्स टुक्स कटा के तुम्हें जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं नेट, जो टोटल पेपर में तुम्हारी इनकम होती है उसको बोलते हैं 70. डिफरेंस समझ आया? तो ग्रॉस ग्रॉस वो चल रहा है कि टोटल चल रहा है, अभी मैं बताऊंगा नेट. नेट में मतलब तुम्हारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी. ठीक है, लिखो क्या बोला मैंने. हाँ, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए. डब्बे में डालना है इसको. एनएफआईए इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर एनएफआईए मतलब कट कटा के फाइनल क्या मिल रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एनएफआईए इज इक्वल टू, दोबारा एनएफआईए इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू बना लेना, इज इक्वल टू मत लिखने शुरू हो जाना. एनएफआईए इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, ब्रैकेट में लिखना, इंडियंस वर्किंग अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया माइनस फैक्टर इनकम फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया. ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा, ये वर्किंग अब्रॉड माइनस वर्किंग इन इंडिया. हाँ
thereby factors of production owned by a citizen of a country. ठीक है, सुनना आप देख, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ना, ये मैंने तुम्हें कराना है, फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुमको। जब मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता हूँ, मैं रब कर रहा हूँ सर, अब कर दिया, आप क्या फायदा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ ना, इसमें चार चीजें आती है। फर्स्ट आती है लैंड। तुमने कोई अगर बिजनेस करना है, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले चीज क्या होगी? लैंड। लैंड से तुमको क्या मिलता है? रेंट। ठीक है, मैंने कराना है, ये उतारना मत, ये मैंने अलग से करवाना है, ठीक है। फिर आगे लेबर, जो लेबर काम करेगी उसको क्या मिलता है? वेजिस, वेजिस सैलरी, ठीक है। फिर आगे कैपिटल, जो पैसा लगाएगा उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा? कैपिटल, मतलब जो पैसा देगा उसको क्या मिलेगा? बैंक ने कैपिटल दिया तो उसको क्या मिला? इंटरेस्ट, ठीक है। और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज जो पूरा ये सारे प्रोसेस को होल्ड करेगा, जो पैसा, तो एंटरप्राइज को क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इन चीज़ों को ओन कर रहे हैं, या तो लैंड कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, इन चीज़ों से जो इनकम जनरेट हो रही है, ऑल दो वो इंडिया में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या है कि इनमें से किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं और इंडिया के हैं, तो वो जीएनपी का पार्ट बन जाएगा। समझ आई? लिखना क्वेश्चन। Suppose there are 100 crore Indians. Simply ये वाली line बोलो कि citizen of a country regardless of where the output is being. हाँ, अच्छा, तो कहाँ पे हो रहा है वो फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क है कि इंडियन इन्वॉल्व है उस चीज में। तो वो दोस्त जो पीयूषी ने चाहे यूएसए में 1 करोड़ रुपया इनकम जनरेट की, बट वो किसकी जीएनपी का पार्ट होगा? क्योंकि है वो इंडियन है। वो जो तेरा दोस्त आया था वो यूएस का सिटीजन था, चाहे उसने इंडिया में 50 लाख रुपया प्रॉफिट जनरेट किया बैट की फैक्ट्री खड़ा करके, बट है कहाँ का? यूएसए, तो वो यूएसए की जीएनपी का पार्ट है, ठीक है। जीडीपी होती तो टेरिटरी देखनी थी, जीएनपी देखनी है तो सिटीजनशिप देखनी है, ओनरशिप देखनी है कि कौन सी कंट्री का है वो बंदा। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, लिखो। सपोज देयर आर 100, अब आराम से लिखना, आप समझ के करना जो मैंने बोला हुआ, बेवकूफ नहीं बन जाना, ठीक है। सपोज देयर आर 100 करोड़ इंडियंस हु अर्न 100 करोड़ इन इंडियन टेरिटरी and 1 crore foreigners who earn 10 crore in Indian territory. सेम क्वेश्चन लिखा रहा हूं, who earn 10 crore in Indian territory and send it to their respective countries. At the same time, 10 crore Indians living in foreign countries earn 40 crore. Indians living in foreign countries earn 40 crore and send it to India. कैलकुलेट जीएनपी, आराम से करना। आप कैलकुलेट जीएनपी दोबारा करो। हाँ जी यार, पूरा सॉल्व करो, पागल नहीं बनो, जल्दी मत करो, कोई यहाँ पे तुमने रेसिंग लड़नी है। चलो भाई, बोलना शुरू करना मुझे, ये अपना विशाखा क्या क्या है? नहीं, क्वेश्चन में क्या है? सर 108 करोड़ इंडियंस है जिन्होंने अर्न किया 100 करोड़ 100 करोड़ इंडियंस ने अर्न किया 100 करोड़, ठीक है। इंडियन टेरिटरी। हाँ ठीक है, मतलब इंडिया, अब हमने टेरिटरी नहीं देखनी, अब हमने इंडियंस देख के चलनी है ना, ठीक है। 100 करोड़ आ गया इंडियंस का, आगे। करोड़ फॉरेनर्स है जिन्होंने 10 करोड़ अर्न किया इंडिया में, इंडियन टेरिटरी। इंडिया की टेरिटरी में, हाँ। और कितना? 10 करोड़ 1 करोड़ फॉर, अर्न कितना किया? हाँ जी 10 करोड़। 10 करोड़, हाँ, फॉरनर्स। और उसी सेम टाइम पे जो 10 करोड़ इंडियंस हैं उन्होंने, जो कि फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने 40 करोड़ अर्न किया 40 करोड़ अर्न किया, और इंडिया में
और इंडिया में सेंड कर दिया, बस यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तुम निकाल रही हो, तुम क्या कर रही हो पीयूषी, तुम क्या कर रही हो, 140 माइनस 10 कर रही हो, 130 आ रहा है। सर मेरे को एक डाउट हो रहा है, मेरे को ये कि क्वेश्चन है पूरा और उसमें से कैलकुलेट करना है, मेरे को समझ आ रही है गलत कहाँ होगी, लेकिन क्वेश्चन में फिर दिया क्यों है, पूरी एक लाइन दिया, अगर उसको एक दूसरे के साथ नहीं कैलकुलेट करना फिर क्या पर्पस है उसका? Send it to their respective countries. हाँ तो मैं उनको रिस्पेक्टिव कंट्री को भेज रहा हूँ ना अभी। वैसे तुम गलती कहाँ कर रही हो, तुमने बोला ना मुझे अपनी गलती समझ आ गई, गलती क्या है? मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और तुमने क्वेश्चन पढ़ा, मेरी बात सुनो, तुमने क्या किया तुम वो बताओगी। तुमने इस 100 करोड़ को ऐड किया, ठीक है, इसमें 40 करोड़ को भी ऐड किया, 140, और 10 तुमने भेज दिया और तुमने बोला सर 130 करोड़ जो है वो आंसर है, बोल दिया ना ये बात, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कहाँ गलती कर रही हो। पहले मैंने बताओ जीएनपी का फॉर्मूला क्या बोला हुआ है, जीडीपी प्लस माइनस एनएफआई, एनआई नहीं एनएफ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यही फॉर्मूला है। जीडीपी मैंने पहले निकालनी है, जीडीपी कितनी है मेरी, प्लस आता है, प्लस भी आ सकता है, रेयर चांस होता है। हाँ हाँ, जीडीपी 110 मान रही हो ना, 110 है जीडीपी, मैंने लिख दी 110, ठीक है। प्लस माइनस कितना इंडिया में, बाहर इंडिया के लोगों ने कितना भेजा, 40 करोड़, यही था ना लास्ट लाइन पढ़ना क्या था, 10 करोड़ इंडियंस एंड 40 करोड़ टू इंडिया, ये आ गया फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे इंडिया से फॉरेनर ने जो पैसा जनरेट किया कितना गया, 10 करोड़ माइनस 10, 110 प्लस 30, तो ये हो गया तुम्हारा 140 करोड़। तुम क्या किया था, तुमने इसको 10 डाला ही नहीं था यहाँ पे, तुम इसको 100 ही लेके चल रही थी और 40 माइनस 10 कर रही थी, तो तुम्हारा 130 आ रहा था। तुमने जीडीपी तो कैलकुलेट ही नहीं की, जीडीपी तो 110 ही थी ना। जीडीपी क्या बोल रही है, जीएनपी इज जीडीपी, जीडीपी तो अभी भी 110 ही है, बाद में भेजा वो अलग बात रही। इंडिया की टेरिटरी में कितना पैसा जनरेट हुआ था, वो 110 करोड़ जनरेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 40 करोड़ बाहर से 40 करोड़ आया और इंडिया से 10 करोड़ जो है वो चला गया, तो 110 प्लस 30 140 करोड़ आंसर। सर यहाँ पे क्यों माना 10 करोड़ चलेगा, वहाँ क्यों नहीं माना? वहां क्योंकि वहां पे हमने जीडीपी की बात की, वहां हमने टेरिटरी की बात की, यहां इसलिए मानना, यहां पे हमने सिटीजनशिप की बात करनी है। डाउट? ये देखो मैं दोबारा बताऊंगा एक बार, मैं चाहूं दो ही चीजें करूं, बट मैं चाहता नहीं हूं यार डाउट हो, फिर मजा क्या आया, फिर मजा ही नहीं आया पढ़ने का। जीडीपी में इधर देखो, जीडीपी में हमने याद क्या रखना है, कुछ भी पैसा आ रहा जा रहा है हमारे लिए मायने क्या रखते हैं, टेरिटरी। पैसा आए जाए वो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने जो कंसेप्ट लेके चलना है वो चलना है टेरिटरी। उसने बोला 100 करोड़ इंडियंस थे और उन्होंने 100 करोड़ इंडिया की टेरिटरी में बनाया, मैं जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। सॉरी, उसके बाद 1 करोड़ फॉरेनर्स थे, पर उन्होंने 10 करोड़ कहां बनाया, इंडिया की ही टेरिटरी में बनाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पैसा भेज दिया वापस, मैंने बोला ठीक है माइनस 10 करोड़ हो गया, ठीक है, वापस भेज दिया। और 40 करोड़ इंडियंस थे जिन्होंने फॉरेन की टेरिटरी में जो है, लेट इट बी 1 करोड़ इंडियंस थे जिन्होंने फॉरेन टेरिटरी में बनाया और यहां भेजा 40 करोड़। हमने देखना है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए टेरिटरी में कितना पैसा जनरेट हुआ, कहां भेजा कहां आया, उस चीज को हमने नहीं देखना, पहले सिर्फ हमने जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए देखना है हमारी टेरिटरी में टोटल पैसा जनरेट कितना हुआ। एक हुआ 100 करोड़ और एक हुआ 10 करोड़ जो बाद में चला गया फॉरेन, पर पहले कहां जमा हुआ वो पैसा, इंडिया में, तो तुम्हारी जीडीपी आ गई 110 करोड़, ठीक है। अब जीएनपी जब हमने निकालनी थी उसका फॉर्मूला है जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए, ठीक है। जीडीपी तो हमारी 110 ही थी क्योंकि हमारे इंडिया में तो टेरिटरी में 110 करोड़ पैदा हुआ था। उसके बाद 40 करोड़ आया इंडिया में, जो बाहर के तुम जैसे लोग जो गए हुए थे वो बाहर से 40 करोड़ रुपया भेजा, और हमारे यहाँ पे जो इन्होंने जो 10 करोड़ में फायदा हुआ था, बट अब वो फॉरेन के सिटीजन थे और जीएनपी बोलता है कि फॉरेन वाला क्राइटेरिया हमने लेके चलना है, तो हमने हमारे यहाँ से 10 करोड़ चला गया, ठीक है। तो 110 प्लस 30 इज 140 करोड़। डाउट है अभी भी? क्लियर है, मैं घर जाके सॉल्व एक बारी सॉल्व करना, हाँ ठीक है, ठीक है। जीडीपी डन, जीएनपी डन, नेक्स्ट एनडीपी।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बात ये लिख लेना, उससे पहले एनडीपी से पहले एक चीज लिख दो। वेदर जीडीपी और जीएनपी इज ग्रेटर, वेदर जीडीपी और जीएनपी इज ग्रेटर, जीडीपी और जीएनपी इज ग्रेटर, it depends upon the value of NFIA. ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डाला हुआ था, समझ आई? ठीक है, वेदर जीएन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ NFIA। इफ NFIA इज पॉजिटिव, अगर NFIA पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? जीएनपी तुम्हारी ग्रेटर हो जाएगी, होगी। इफ NFIA इज पॉजिटिव देन जीएनपी इज ग्रेटर, अदरवाइज जीडीपी इज ग्रेटर। रेमिटेंस हाँ, उसका जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, उसका जीएनपी से लेना देना है। जीडीपी हमारी वैसी की वैसी रहेगी, समझ आई? क्योंकि हमने कैलकुलेट कर दिया हमारे यहाँ गुड्स और सर्विसेज से कितना पैसा आया। ठीक है, अब समझ गया, अब आगे समझ क्या बोला? ठीक है, इफ एनआई क्या बोला मैंने? ठीक है, जीएनपी वुड बी ग्रेटर। नेक्स्ट पॉइंट, जीएनपी इफ NFIA इज पॉजिटिव, दोबारा बोल रहा हूं मैं, इफ NFIA इज पॉजिटिव देन जीडीपी इज ग्रेटर, otherwise GDP is greater. GNP would be greater if the output produced by a country, GNP would be greater if the output produced by countries national outside, मतलब जो हमारी कंट्री के लोग होंगे, countries nationals, national means जो हमारे लोग, countries national outside the country, outside the country is greater than the output produced, is greater than the output produced by the foreigners producing in the country, producing in the country. ठीक है, नेक्स्ट जीएनपी। सॉरी पहले सॉरी जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, अब हमने पढ़ना है सॉरी एनडीपी। वो ये मैंने जीएनपी में लिखा है, एनडीपी में अभी मैंने कुछ नहीं लिखाया, अभी मैंने लिखाया ही नहीं एनडीपी कुछ भी। नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। मैं ये इसलिए तुमको ज़्यादा लिखा रहा हूं कि तुम लोगों को कोई डाउट ना आए बाद में कि ये क्या है। जब एक बारी बुक कॉपी खोलोगे तो चीज़ें समझ आती जाएगी कि मैंने बोला क्या हुआ है। सो नाउ
एंड हाँ जी बोल बोल। अभी तुमने बोला कि जीडीपी में एनएफआईए का कोई काम ही नहीं है, हाँ अभी क्यों लिखाया है? जीएनपी में है ना एनएफआईए का काम। Then G आपने कहा if NFI is positive then GDP is greater. अगर ये सपोज कर ये है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस माइनस एनएफआईए, अगर ये पॉजिटिव आ रहा होगा तो जीडीपी और ज़्यादा ऐड हो रही होगी, टोटल जीएनपी कैलकुलेट करने में जीडीपी और ज़्यादा ऐड हो रही होगी। बट अगर ये एनएफआईए कम हो रहा होगा तो ये इसमें से माइनस होगा, तो मतलब जीडीपी जो है वो कम हो जाएगी। नहीं समझा? कम तो GNP होगी ना। हाँ यार इसको जीएनपी कर लो, ठीक है, ठीक बोल रहा है वो, ठीक बोल रहा है कि ये देखो कि क्या कहते हैं, अगर ये ज़्यादा होगा, सुनना यहाँ पे, उसको जीएनपी कर लो, सुनना यहाँ पे, अगर ये तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा तो जीएनपी बढ़ जाएगा, अगर ये तुम्हारा कम हो जाएगा तो जीएनपी जो है वो कम हो जाएगा। जीएनपी कर लेना उसको, यस यस जीएनपी कर लेना। हाँ जीएनपी लिखाया था ना, नीचे भी GDP लिखा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बारी, If NFI is a positive, जीएनपी इज ग्रेटर, otherwise जीडीपी इज ग्रेटर, इसको काट दो, अदरवाइज जीडीपी इज ग्रेटर, इसको काट दो, हटा दो इसको। सर ये ना whether GDP or GNP is greater, it depends upon the value of NFIA. If NFI is positive, then GNP is greater. जीएनपी इज ग्रेटर, बस ठीक है। नेक्स्ट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई गाड़ी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन ली जो क्या कहते हैं बिस्किट्स को जो है पैक करती है, ठीक है। जब नए नए मशीन पहली बारी लेके आओगे पूरी एफिशिएंसी से काम करेगी, एक दिन में 100 बिस्किट्स पैक कर रही है फॉर एग्जांपल, एक साल बाद जो है वो 100 बिस्किट्स पैक करेगी या थोड़ी कम हो जाएगी? मशीनरी वैसे ही काम कर रही, जैसे गाड़ी लेते हो क्या पहले साल जब गाड़ी लेते हो वैसे ही चलती है जो दूसरे साल चलती है? एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्या होता है उसको फिर तुम ठीक करा के जाते हो, तुम सर्विस करवाते हो, उसकी ग्रीसिंग करवाते हो, ये सब कुछ जो उसको करते हो, ठीक है। इस सारों के कारण क्या होता है, जो तुम उस पर पैसा खर्च रहे हो, तुमने क्या किया, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो कम होगी क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उस पर तुमने पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल आज मैं बोलता हूँ मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, ठीक है, आज जो अगले साल होगी वो 10 लाख की रह जाएगी या 8 लाख रुपए की हो जाएगी? 8 क्यों? क्योंकि उसके वेयर एंड टेयर हो गए, टायर घिसेंगे, वो जो ऑयल चेंज होगा, सब कुछ होगा, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 8 लाख रुपया रह जाएगी। तो जब किसी मशीनरी की कॉस्ट कम हो जाती है ड्यू टू बार बार यूज़ करने से वेयर एंड टेयर के कारण उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब सुनना, जब मैं बोलूँगा एनडीपी, डी यूज़ कर रहा हूँ ना, तो एनडीपी में क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा एनएनपी तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। समझ आई नहीं समझ आई? तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया, तुमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं एक मशीनरी में, गुड्स फॉर, ठीक है। तो बस अब मैंने बोला अगर मैं जीडीपी का फॉर्मूला पढ़ता हूँ, जी सॉरी एनडीपी का फॉर्मूला कर रहा हूँ, डी है ना, तो मेरे को याद रखना है जीडीपी, तो इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें माइनस डेप्रिसिएट जो है वो जीडीपी से मशीन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, वो तुम्हारा जब तुमने नेट कटा के मिला तुमको, क्यों? क्योंकि तुमने उसको वेयर एंड टेयर में उसको तुमने ऑयलिंग की, उसकी सर्विस करवाई, नया प्लग जो उसके लगाए, वो डेप्रिसिएशन हो गई, तो वो आ गई तुम्हारी। जब जीडीपी से कोई चीज़ माइनस होती है ड्यू टू मशीनरी वगैरह या कुछ भी खराब होने के कारण उस पर जो पैसे लगते हैं उसको बोलते हैं एनडीपी। अगर मैं एनएनपी निकालता हूँ तो वो हो गया जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एन से एन याद रखना, बस मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ आई? सिंपल है, ये पूछेगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, लिख लो एनडीपी एंड एनएनपी, दोनों लिख लो, एनडीपी एंड एनएनपी। एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी एंड एनएनपी, एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट।
ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन there is wear and tear in the working of machinery, wear and tear खराब होना in the working of machinery which leads to decrease in the value of an asset, which leads to decrease in the value of an asset, and it is known as value of an asset, machine asset, which is known as depreciation. NDP is equal to GDP minus depreciation. NNP is equal to GNP minus depreciation. ठीक है, ये हमारा नेशनल इनकम का पहला हो गया। अब सुनो, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम जो है वो कौन कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CSO, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अब वो चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, नेशनल इनकम अब जो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री जो प्रोड्यूस करती है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एक मिनिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है NSO। NSO जो है ये किससे बनी हुई है, दो बॉडीज़ को मर्ज करके। बेसिकली 2019 से पहले जो था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारी नेशनल इनकम, इंडिया की कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितनी GDP हो रही है, ये कैलकुलेट करती थी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये कैलकुलेट करती थी इंडिया की GDP, GNP, इन सबको। और इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, वो कैलकुलेट करती थी NSSO। बट 2019-20 में ये CSO और NSSO जो है वो दोनों मर्ज कर गई और एक नई बॉडी बन गई NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और किसको मर्ज करके बनी, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो किसको कैलकुलेट करती थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये कैलकुलेट करती थी तुम्हारी GDP, GNP, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों मर्ज हुई और अब जो तुम्हारी बॉडी बनी है डेट इज नेशनल, सुन लो पहले, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी और मिनिस्ट्री के अंदर आती है, MOSPI। और कौन सी मिनिस्ट्री है, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। याद रखना ये चीज़, कल मैं कराऊंगा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, रियल क्या कहते हैं अपना करंट प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट प्राइस क्या होती है, GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम खत्म करेंगे कल। विल फिनिश अपना नेशनल इनकम वाला चैप्टर। ठीक है, समझ आई। साथ में हर 15 मिनट में जो पिछले एक साल का जो तुम्हारा, अब तुमने देखा होगा तुम्हारी PT 365 आ गई हुई है इसकी, किसकी, इकोनॉमी की। तो मैं कोशिश करूंगा उसी से टॉपिक उठाऊंगा और तुम लोगों का टॉपिक जो है उससे कर दूंगा, इसी बहाने में तुम्हारी PT भी निपटा दूंगा। जो साल एक की PT 365 के इंस्टीट्यूट जो मतलब विजन इंस्टीट्यूट जो है वो तुम्हारा वो एक साल का करंट अफेयर देता है। ठीक है, तो मैं एक साल का जो वो है पूरे तुम्हारे इस अप्रैल से लेके दिसंबर तक का, तो मैं उसी को साथ साथ जो हम टॉपिक करेंगे उसके साथ साथ निपटाता जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, टू बी कंटिन्यू टुमारो।